हमारे फादर ऑफ द नेशन ने एक बार कहा था, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। इसका मतलब था कि इंडिया कितना डेवलप होगा ये तुम जान सकते हो इंडिया के विलेजेस का कंडीशन को देख के। और आज की वीडियो में मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी, जो कि बिलोंग करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के छोटे से विलेज से, समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हमारे गाँव का डेवलपमेंट होना जरूरी है, विद हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। अब ये जो विलेज पालमपुर है ना, यहाँ पे ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के विलेजेस में भी करा जाता है। बट इसके अलावा इस विलेज के अंदर पे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये छोटे मोटे चीजें भी होता है। विलेज पालमपुर का अपना एक वेल डेवलप रोड सिस्टम है, जिससे ये कनेक्टेड है आसपास के जो भी प्लेसेस है। लाइक पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गाँव है रायगंज, इससे भी कनेक्टेड है। साथ ही साथ एक छोटा सा गाँव शाहपुर, इससे भी कनेक्टेड है। पालमपुर के पक्के सड़कों पे बैलगाड़ी से लेके मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, हर एक तरीके का व्हीकल्स चलता है। ऑन एंड ऑन तुम कह सकते हो कि ये विलेज वेल डेवलप है, इतना डेवलप कि यहाँ के लोग भी कह रहे हैं यार वाह क्या विलेज है यार हमारा। विलेज के अंदर टोटल 450 डिफरेंट फैमिलीज रहते हैं, जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। 80 फैमिली से अपर कास्ट के, जो कि पक्के मकानों में रहते हैं। विलेज के अंदर 1/3 फैमिलीज, तुम कह सकते हो 30% शेड्यूल कास्ट दलित है, जो कि विलेज के एक कोने पे रहते हैं, छोटे मोटे मकानों में, जो कि बना हुआ होता है घास फूस से। अब इतने डिफरेंट कास्ट के लोग होते हुए भी पालमपुर विलेज के अंदर पे सारे लोग एक ही तरीके का सीरियल देखते हैं टीवी पे। हाँ, क्योंकि पालमपुर के अंदर पे है इलेक्ट्रिसिटी। विलेज पालमपुर के हर एक घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को चलाया जाता है खेतों में पानी देने के लिए, इन सिंपल इरिगेशन के लिए। और इसी के साथ साथ गाँव के अंदर में जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जानते हैं कुछ ऐसे बेसिक फैसिलिटी जो हर एक गाँव में होना चाहिए, और हमारे गांव पालमपुर में भी है ये चीजें। लाइक 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड एक हाई स्कूल, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट क्लिनिक। अब इन सारी चीजों को देख के तुम कह सकते हो कि पालमपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो वेल डेवलप है। पालमपुर के अंदर भी रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, स्कूल भी है और हेल्थ केयर भी है, जो कि हर एक इंडिया के गाँव में भी होना चाहिए। तब तुम मुझे बताओ, क्या ये फैसिलिटीज तुम्हारे गांव में है? अगर है तो वो गांव डेवलप है, अगर नहीं है तो भाई साहब गाली दो यार अपने पंचायतों को, क्या कर रहे हैं वो लोग। खैर मेरे गांव का बात करूँ तो हमारे गांव में तो भाई साहब जिम भी है, बट कोई जिम पे आता नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में ना सुंदर लड़कियां ही नहीं है। तो जिम में आने का एक लौता मोटिवेशन वो तो है ही नहीं। अब तो क्या करे जिम में आके? अब ओनर भी सोच रहा है कि जिम ही बंद कर देता हो, या कहीं से यार लड़कियां उठा के लेके आता हो। कुछ ना कुछ करके गाँव को मोटिवेट तो करना होगा ना। अब मेरे गांव के ना अलग ही दिक्कत है, अभी कब खत्म होगा मुझे नहीं पता। हम बात करते हैं कि पालमपुर के अंदर पे प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, जहां में मेनली फार्मिंग किस तरीके से होता है पालमपुर के अंदर पे, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या है ये जानना है। बट इससे पहले ना हम जानते हैं कि फार्मिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, या फिर तुम कह लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 चीजें हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए। पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, जमीन, पानी, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसके बिना तो भाई साहब प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा है लेबर, ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रोडक्शन पे मदद करेंगे। अब वो लोग एजुकेटेड भी हो सकते हैं, जिनके पास स्किल होगा, लाइक इंजीनियर, या फिर वो लोग मैनुअल लेबर भी हो सकते हैं, जो कि हाथ से काम करते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इसके बाद तीसरा चीज जो तुम्हें प्रोडक्शन पे मदद करता है, वो है फिजिकल कैपिटल। ये ना हमारे ही द्वारा बनाए हुए आइटम्स होते हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं हम। लाइक एक फिक्स कैपिटल जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल कराया गया चीजें होता है, लाइक ट्रैक्टर्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गया। फिर दूसरा है वर्किंग कैपिटल, ये ऐसी चीज है जो तुम्हें हर दिन चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी, जो फिक्स कैपिटल होता है वो एक बार खरीद लिया तो फिक्स, उसके बाद और नहीं चाहिए लंबे समय तक। बट वर्किंग कैपिटल हर रोज चाहिए जब भी तुम प्रोडक्शन करने जाओगे। एंड आखिरी है ह्यूमन कैपिटल, जहाँ पे लोगों के पास ना नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। और बी ऑनेस्ट, मुझे तो लगता है मैं तो अपने गाँव का ह्यूमन कैपिटल हूँ, बट लोग मुझे यार सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मेरे बाप के पास 100 बीघा जमीन नहीं है ना। अगर वो सीरियस लेते ना तो मैं शायद अपने गाँव का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुका होता। कैसे करता वो मैं नहीं बताऊंगा, दैट्स अ सीक्रेट। अब अगला टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर के लोग ना ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे, हमारे गांव की तरह नहीं कि एक दूसरे की चुगली करते हैं। 75% लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। बट पालमपुर के अंदर पे एक दिक्कत था, उनका पॉपुलेशन समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। गांव के अंदर में जितने जमीन थे वो तो लिमिटेड थे, जितना गांव के लोगों को खाने पीने के लिए जरूरत चाहिए था वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। 1960s के आसपास लोगों ने बंजर जमीनों को काट कर वहाँ पे खेती करना शुरू करा इस दिक्कत से बचने के लिए, बट फिर भी वो गाँव के लोगों का जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब पालमपुर के लोगों को कुछ ऐसा करना था कि जो जमीन है उसी जमीन पे उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने कल्टीवेशन मेथड को बदल दिया। उन्होंने स्टार्ट कर दिया मल्टीपल क्रॉपिंग करना। अब यहाँ क्या होता है, तुम एक साल के अंदर ही अलग अलग क्रॉप्स को अपने खेत पे उगाते हो। लाइक जब बारिश का सीजन होता है जून से अक्टूबर के बीच, तो पालमपुर के फार्मर्स ने खरीफ क्रॉप जो कि ज्वार एंड बाजरा होता है उसे उगाना शुरू कर दिया अपने खेतों पे। एंड जैसे ही आता है विंटर, अक्टूबर से मार्च, तब उन्होंने राबी क्रॉप यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया अपने खेत पे। एंड देन जब आता है समर सीजन, मार्च से लेकर जून तक के बीच का, तब जेत क्रॉप
मेनली पोटैटोज को उगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि किस तरीके से लोग अपने खेतों पे अलग अलग सीजन्स पे अलग अलग क्रॉप्स को उगा रहे हैं। इसी को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब ऐसा ही कुछ करता था मेरा जिगरी दोस्त भाई साहब, वो करता था मल्टीपल गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट। तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो भाई साहब तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर शक्ल बुरी हो तो तुम या सिंगल ही मरोगे। खैर दिल भारी हो गया ये बात करके। मुद्दे पे आते हैं। पालमपुर के अंदर पे लोग आसानी से 3-3 क्रॉप्स को अपने खेत पे एक साल के अंदर पे उगा पा रहे थे क्योंकि उनका इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से पालमपुर के अंदर पे इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करके इरिगेशन आसानी से हो पा रहा था। जब पालमपुर के अंदर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था तब लोग कुएं से जाके पानी लेकर अपने खेतों पे दिया करते थे, तो उस समय मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं था। बट इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके फार्मर्स आसानी से इरिगेट करते थे अपने खेतों को। और तुम्हें पता है कि खेती बाड़ी में पानी का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अब यही इंपॉर्टेंस तुम और भी समझ पाओगे आगे। पालमपुर के लोगों ने अडॉप्ट करा मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। अब ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान 1960s के बाद, जहां हमारा इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि आप ना यार ट्रेडिशनल सीड्स को इस्तेमाल मत करो, मॉडर्न सीड्स से उन्हें इस्तेमाल करो। जहां गवर्नमेंट ने फार्मर्स को देना शुरू कर दिया HYP सीड्स, व्हीट और राइस का। अब ये ऐसे सीड्स थे जो कि तुम्हारा प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल कर सकता था, बट इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स, साथ ही साथ एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम और मशीनरीज, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके जो खेती करने का कॉन्सेप्ट है ना, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान स्टार्ट करा गया था, इसे सबसे पहले अडॉप्ट करा गया पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर पे, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिला लोगों को। हम एग्जांपल लेते हैं अपने ही पालमपुर का। जब पालमपुर के फार्मर्स ट्रेडिशनल क्रॉप्स को उगाया करते थे तो उनका खेती में जो प्रोडक्शन होता था 1300 पर हेक्टेयर ही होता था। बट जैसे उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करा, जहां HYP सीड्स का इस्तेमाल करा, तो उनका प्रोडक्शन 3200 पर हेक्टेयर हो गया, जो कि 3 गुना है। अब पालमपुर के फार्मर्स भी लाइक भाई साहब अब तो रोज बिरयानी बटेगा घर घर में। बट बी ऑनेस्ट, पालमपुर के लोग ना नोबिता से भी बोका थे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरीके से फायदा तो दे रहा था, बट दूसरे तरीके से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने की वजह से अपने खेतों की जो मिट्टी है ना उसे बर्बाद कर रहा था केमिकल, जिसे कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। दूसरा, HYP सीड्स को चाहिए था बहुत ज्यादा पानी। अब ये पानी धरती के नीचे से ही तो निकाला जा रहा था इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके, तो अब जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा था। अब अगला टॉपिक है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद गुस्सा सर पे चढ़ गया मेरा, जैसा पूरा इंडिया भर में है। पालमपुर के अंदर भी सेम कंडीशन है। जिसके पास जमीन है उसके पास अंधा जमीन है, और जिसके पास नहीं है उसका जिंदगी झंड है। 150 फैमिलीज ऐसे जिनके पास जमीन ही नहीं है। ये मेनली दलित या लोअर कास्ट वाले लोग हैं। फिर 240 फैमिलीज ऐसे है जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। अब ये आते हैं स्मॉल फार्मर्स वाले कैटेगरी में। ये फार्मिंग तो कर लेते हैं, बट क्या फायदा ऐसे फार्मिंग का जो तुम्हारे घर के जरूरतों को पूरा ना कर पाए। हाँ, जितना पैसा वो कमाते थे वो उनके घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। अब बाकी बचे 60 फैमिलीज, इनके पास था मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ये आते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर वाले कैटेगरी में। इनके पास जमीन भी अंधा है, पैसा भी अंधा है। मतलब तुम देख रहे हो पालमपुर के अंदर पे आधा से ज्यादा जमीन था लार्ज और स्मॉल फार्मर्स के पास। जबकि इसका नंबर देखो, ओनली 60 फैमिलीज। और यही कंडीशन हमें रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी देखने मिलता है, घनघोर इक्वालिटी। अब जैसे मैंने बताया तुमको, जिसका जमीन था अंधा जमीन था, जिसके पास जमीन नहीं था वो क्या करता है, अब दूसरों के खेत पे काम करता है। हमारा अगला टॉपिक है लेबर इन फार्मिंग। जो स्मॉल फार्मर्स थे पालमपुर के अंदर पे, उन्हें कोई लेबर का जरूरत नहीं होता था। वो खुद से ही अपने फैमिली का मदद से अपने खेतों पे काम करते थे और मस्त जो प्रोडक्शन होता था वो कर लेते थे। बट जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर थे ना, उनके पास था अंधा जमीन। अगर वो चाहते ना कि हम अपनी जमीन पे खुद से काम कर लेते तो पॉसिबल ही नहीं था, तो वो हायर करते फार्म लेबरर्स को। अब ये फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? मैंने बताया मेनली लैंडलेस या फिर ऐसे फार्मर्स जिनके पास जमीन बहुत कम है, यानी कि स्मॉल फार्मर्स। इन्हें काम के बदले वेजेस मिलता था, जो कि या तो पैसा भी हो सकता है या फिर कोई सामान मिल जाएगा। बट इनका काम जो था टेम्पररी या सीजनल होता था। तब खेतों में काम तो हमेशा नहीं चलता, राइट? तो कभी उन्हें काम मिलता था, कभी उन्हें नहीं मिलता था, और ऐसा जिंदगी चलता था उनका। इसी का एक एग्जाम्पल देखने मिलता है पालमपुर विलेज में। एक लैंडलेस लेबर होता है डाला, जो कि करता था मजदूरी। उसे हर दिन नया काम ढूंढना होता था। गवर्नमेंट ने सेट करके रखा हुआ था कि जो फार्म लेबरर्स थे उन्हें एटलीस्ट 300 रुपया तो देना ही है उनके काम का। बट कंपटीशन इतना ज्यादा था, तुमने देखा भी पालमपुर के अंदर ज्यादातर लोगों के पास तो जमीन ही नहीं था, तो लोग 160 रुपीज भी एक्सेप्ट कर लेते थे पर डे काम करने के। और इसी वजह से डाला का कंडीशन बहुत ही बुरा था। वो वन ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली में से आता था गाँव का। अब अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल इन फार्मिंग। देखो यार, चाहे अपना खेती बाड़ी करना हो या अपनी बंदी घुमानी हो, पैसे तो चाहिए भाई साहब। इस टॉपिक के अंदर पे हमें देखना है कि फार्मिंग करने के लिए कैपिटल यानी कि पैसे कितने चाहिए होते हैं। तुम्हें पता है मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, अलग अलग चीजें चाहिए होता है उसके लिए। अब पालमपुर के जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास उतना कैपिटल यानी कि पैसे उतना होते नहीं है, तो उधारी पे पैसा लेते हैं लार्ज फार्मर्स, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स से। उन्हें पैसा तो मिल जाता था, बट उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, और साथ ही साथ इनके घरों पे काम भी करवाया जाता था इन स्मॉल फार्मर्स से। अब दूसरी तरफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास अपना अंधा पैसा होता था, क्योंकि उनके पास अंधा जमीन था। तो उस जमीन पे जब वो प्रोडक्शन करते थे तो वहाँ सरप्लस बचता था, और उसी सरप्लस से वो उनको जो भी जरूरत होता था खेती बाड़ी करने के लिए वो आसानी से इकट्ठा कर लेते थे। अब इसी से अगला टॉपिक आता है सरप्लस इन फार्म प्रोडक्ट।
देखो सरप्लस का मतलब क्या था, जो तुमने प्रोडक्शन करा उससे तुम्हें जो भी चीजें मिला ना, उससे सबसे पहले तुम अपने फैमिली का नीड्स को पूरा करोगे, एंड देन जो बच जाएगा ना उसे तुम मार्केट पे जाके बेच दोगे। अभी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है ना, जिसे हम मार्केट पे बेच देते हैं ना, इसी को कहते हैं सरप्लस। अभी सरप्लस ना स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत ही कम होता था। लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पे पालमपुर का सबिता एक स्मॉल फार्मर है जो कि उधारी पे पैसा लेके खेती करती है। जमीन भी उतना नहीं है तो प्रोडक्शन भी उतना नहीं होता है। जितना प्रोडक्शन करता है वो अपने फैमिली का नीड्स को पूरा करने में खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ एक मीडियम एंड लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह, अब भाई के पास है अंधा जमीन जिसमें अंधा प्रोडक्शन भी होता है। अब प्रोडक्शन से जो सरप्लस बचता है इसको वो जाके मार्केट पे सेल कर देता है और इससे उसके पास पैसे भी होते हैं अंधा। तो फार्मिंग में सिंपल है, जिसके पास सरप्लस होगा वही अमीर हो पाएगा। और स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस नहीं होता है क्योंकि जितना वो प्रोड्यूस करते हैं वो अपना फैमिली नीड्स को पूरा करने में खत्म हो जाता है। अब आखिरी टॉपिक, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो ओनली 25% ऐसे लोग थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मेनली पालमपुर के अंदर पे 4 तरीके का नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होता था। पहला था डेयरी, जो कि सबसे कॉमन था। घर घर में यार दूध का बिजनेस चलता था क्योंकि सबके घर में ही गाय होता है, तो जो दूध वो निकालते थे उसे जाके रायगंज में बेच देते थे। फिर दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसे सिंपल टूल्स और अपने ही घर के लोगों के द्वारा आसानी से बनाया जाता था। लाइक गाँव के अंदर पे एक इंसान था मिस्री लाल, अब वो गुड़ यानी कि जैगरी का प्रोडक्शन करता था। तो उसके अपने ही जमीन से गन्ने उगाकर उसी गन्ने से वो जैगरी बनाता था, एंड देन जैगरी को लेके जाके शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देता था। फिर गांव के अंदर पे छोटे मोटे दुकानें भी थे जो कुछ फैमिलीज चला रहे थे। वो क्या करते थे, शहर के होलसेलर से सामान सस्ते पे लाते थे एंड देन गांव में बेचते थे। गांव के अंदर पे एक बस स्टैंड था, वहां भी छोटे मोटे दुकानें थे। मतलब तुम कह सकते हो पालमपुर के अंदर पे जो जरूरत की चीजें चाहिए होता है उसके लिए दुकानें थे। ग्रोसरी स्टोर, स्टेशनरी स्टोर्स और कपड़े की दुकान, ऐसा ही लंबा लिस्ट है। फिर ट्रांसपोर्ट, पालमपुर के लोग ना पैसे कमाते थे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देखी हुई, मेनली रिस्का, टांगा, ट्रैक्टर्स, ट्रक, बुलॉक कार्ट, जिससे सामान और लोगों को पालमपुर से रायगंज तक लेके जाया जाता था और इससे उन्हें पैसे मिलते थे। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो यार भाई को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इससे भाई को मिलता है अलग मोटिवेशन। भाई साहब इतने वीडियोस बनाने में मेहनत तो लगता है यार, तुम्हें ही पता है, बट जब तुम लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो ना, तो सही में बहुत हेल्प मिलता है। और मुझे इस समय तुम लोगों का जरूरत है सपोर्ट का। आई डोंट नो, चैनल के साथ कुछ दिक्कत चल रहा है तो हो सके तो अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू, लव यू ऑल।